स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। हमारे आसपास कितनी चीजें होती हैं जो हम देख नहीं सकते, जो हिडन होती हैं। कभी आपने सोचा है कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है? कैसे हम प्राकृतिक आपदाओं को समझ सकते हैं? जमीन के अंदर होने वाले इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस को समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, बिना फिजिकली देखे हम अगर जमीन के अंदर क्या हो रहा है ये जान पाए। ये मुमकिन करता है जियोफिजिक्स, साइंस का वो ब्रांच जो जमीन के अंदर यानी कि अर्थ के अंदर होने वाले नेचुरल प्रोसेस को समझने के लिए फिजिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। इसका मेन फोकस जमीन के अंदर की स्ट्रक्चर्स, उसके प्रॉपर्टीज और वहां होने वाले इवेंट्स और अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस और मिनरल्स के बारे में समझने में मदद करता है, जिसके लिए साइंटिस्ट कई मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि सेस्मिक वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स। आज हम जानेंगे और समझेंगे कि जियोफिजिक्स, जियोफिजिकल मेथड्स ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज या डिजास्टर तक ही नहीं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, माइनिंग और इवन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी मदद करता है। जमीन के अंदर की राज समझना हमारे लिए कितना जरूरी है, चाहे वो डिजास्टर्स की प्रिडिक्शन हो या अंडरग्राउंड रिसोर्सेज की खोज कितनी जरूरी है। इसको जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्यरत डॉक्टर परम कीर्ति राव गौतम। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर परम कीर्ति राव गौतम के बारे में। मेरा नाम परम कीर्ति राव गौतम है और मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स, एमटेक इन जियोफिजिक्स एंड पीएचडी इन अर्थ साइंस आईआईटी रुड़की से किया हूँ। और 2007 में मैं वाडिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एज ए साइंटिस्ट भी। जब मैं पीएचडी में था अपने आईआईटी रुड़की में, उस समय मैं काम कर रहा था सैलो सबसरफेस स्टडी। उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास आप जैसा देखते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है या कि यहाँ पे डैम बनना है या कोई भी कहने के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जब भी बनता है तो हमें सॉयल स्ट्रेंथ देखना पड़ता है कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ बनने लायक है या नहीं है, या इस पर्टिकुलर स्थान पे हम ब्रिज बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या डैम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो सॉयल स्ट्रेंथ की जानकारी चाहिए होती है कि किस डेप्थ पे जाके हमें इसका फाउंडेशन रखना है। तो उस सब चीज़ के लिए हमारे पास अगर आप देखते हैं कि उसमें सिविल इंजीनियरिंग में अगर देखते हैं तो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका एसपीटी टेस्ट हो गया, डीसीपी टेस्ट हो गया, प्लेटलेट टेस्ट हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे पास विद डेप्थ सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, उसको आइडेंटिफाई करके हम बताते हैं कि इसका फाउंडेशन किस डेप्थ पे होगा। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इस एरिया में, अगर एज ए जियोफिजिसिस्ट मैं बात करता हूँ तो ये जो जियोटेक्निकल सर्वे होते हैं ये हम में पॉइंट इन्फॉर्मेशन देता है। सपोज़ आप एसपीटी टेस्ट कहीं पे कंडक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वेल ड्रिल करना पड़ेगा और उसके हिसाब से वेल में किस टाइप का सैम्पलिंग एनालिसिस करके हम देखते हैं कि वहाँ पे किस टाइप का स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप जियोफिजिकल मेथड जैसे कि हम रेजिस्टिविटी सर्वे की बात करते हैं, तो रेजिस्टिविटी सर्वे में क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं
वो हम इलेक्ट्रोड्स एक डिफरेंट इंटरवल पे लगा के एक तरफ से हम करंट इंड्यूस करते हैं सब सरफेस में और पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। तो उससे क्या होता है कि चूँकि इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी वेरिएशन विद डेप्थ, उस रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम देखते हैं कि सॉइल का जो वेरिएशन है डेप्थ में किस टाइप का है। उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो इस लायक है कि यहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए या कोई डैम बनाया जाए या कोई पावर लगाया जाए इसमें। तो इसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जब हम इसमें रेजिस्टिविटी सर्वे करते हैं तो हमारे पास एक लाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लाइन इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब ये है कि अगर आप ये प्रोफाइलिंग अलग अलग स्पेसिंग में करते हैं तो आप एक पूरा सेक्शन कवर करते हैं, लेकिन जब आप जियो टेक्निकल सर्वे करते हैं तो उसमें आपको जगह जगह आपको पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो अगर दो पॉइंट के बीच की हम इन्फॉर्मेशन जो लूज़ कर देते हैं वो इस जियोफिजिकल मेथड से हम उसको कवर करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा कंट्रीब्यूशन था अपनी पीएचडी में उस दौरान जब हमने ये किया था। उसके बाद जब 2007 में मैं वाडिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मैं जियोडेटिक सेस्मोलॉजी में काम करना शुरू किया। जियोडेटिक सेस्मोलॉजी का मतलब ये है कि आप अगर आप देखते हैं कि एक्चुअली जियोफिजिक्स और जियोलॉजी में अगर आप डिफरेंस करेंगे थोड़ा सा एज ए लेमैन अगर मैं बात करूं तो जियोलॉजी में दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। आप जियोलॉजी को कहो या जियोफिजिक्स को कहो कि सब सरफेस में किस टाइप का स्ट्रक्चर है उसका, ये कह सकते हैं कि अगर हम सरफेस से कोई भी रॉक सैंपल आपका सॉयल सैंपल लेके आप स्टडी करते हैं तो ये हमारा जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम जियोफिजिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल डेटा होता है। तो इंस्ट्रूमेंट हम सरफेस पे यूज़ करते हैं, उस डेटा को निकाल के हम उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका सब सरफेस में किस तरीके से वेरिएशन है उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि सब सरफेस के अंदर क्या है या किस टाइप की एक्टिविटी होती है। तो अगर हम बात करें कि अगर जैसे जीपीएस की अगर मैं बात करता हूँ कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक टूल है। उस टूल के बेसिस पे जैसे आप अगर मैं बात करता हूँ कि आप आजकल मोबाइल आप यूज़ करते हैं या जीपीएस का इतना यूज़ हो गया है कि हम उससे ये ट्रैकिंग करते हैं कि मतलब आप का पोजीशन क्या है। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक पर्पस के लिए अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम वाडिया इंस्टीट्यूट में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जीपीएस के जो स्टेशंस हैं, जीपीएस स्टेशंस का मतलब ये कि अगर हम एक परमानेंट स्टेशन लगा दिया कहीं पे तो उसको हम लंबे समय तक हम उसको मॉनिटर करते हैं। तो इस टाइप का नेटवर्क हमारे हैं वाडिया इंस्टीट्यूट में लगभग मैं कहूँगा कि 2004 से ये हम जीपीएस स्टेशन मॉनिटर कर रहे हैं। इसका जो पर्पस है बेसिकली वो ये है कि टेम्पोरल बेसिस पे कि किस तरीके का मोशन है इंडियन प्लेट का। एक्चुअली प्लेट की जब हम बात करते हैं तो प्लेट अगर हम टेक्टोनिक लैंग्वेज में हम इंडियन का जो हमारा एक ये भूखंड है इसको हम टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो ये इंडियन प्लेट हो गई, एक यूरेशियन प्लेट हो गई, इस तरीके से अमेरिकन प्लेट हो गई। तो ये डिफरेंट टाइप की प्लेट्स हैं। अगर हम एक अर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्टिनेंट होता है, एक हमारे पास ओशियन होता है। तो इसको टेक्टोनिक लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एक क्रस्ट हो गया जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोल रहे हैं, अरे एक हमारे पास ओशियनिक क्रस्ट हो गई। हम इसको ब्रॉडली देखें, अगर बहुत बैकग्राउंड में अगर चले जाएं तो ये एक जो भूखंड था जो आज कंट्री के नाम में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो या साउथ अफ्रीका हो या आपका यूरेशिया हो, चाइना हो, ये एक बार सभी आपस में सब जुड़े हुए थे। उस समय उस एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे कि ये गोंडवाना वर्ड हम यूज़ करते थे इस पूरी प्लेट के लिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जो अर्थ के अंदर अगर इंटीरियर की हम बात करें तो उसका अलग अलग तरीके से डिवीज़न है। अगर हम सेंटर में बात करते हैं तो सेंटर में हमारा कोर होता है। कोर में क्या है कि आपका आयरन और निकल की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर जैसे आप उसके बाहर आते हैं तो आपका इनर कोर होती है, फिर आउटर कोर होती है, एक लोअर मेंटल होता है, अपर मेंटल होता है, उसके बाद आपके पास एस्थेनोस्फीयर होता है और तब हमारे पास क्रस्ट आती है। क्रस्ट का मतलब ये है कि आपका जो लैंड है जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कर रहे हैं कि ये इसका
जो थिकनेस है लगभग अगर मैं बात करता हूँ नॉन हिमालयन रीजन की, सपोज आप रुड़की या उसके सहारनपुर की बात करते हैं, तो वहाँ पे लगभग आपका 29 किलोमीटर के लगभग इसका थिकनेस है। लेकिन जैसे जैसे आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो ये थिकनेस बढ़ती जाती है। तो ये अगर जैसे आप एस्थेनोस्फीयर को देखते तो वो एक सेमी मोल्टन मटेरियल है। सेमी मोल्टन मटेरियल का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर इतना है कि ना तो उसका लिक्विड फॉर्म है और ना ही उसका, आप इसको कह सकते हैं कि सेमी लिक्विड फॉर्म है। उसमें क्या होता है कि आपका एक टेम्परेचर वेरिएशन होता है जिसको हम कॉन्वेक्शन करंट की बात करते हैं। तो जब ये कॉन्वेक्शन करंट मूव करता है तो इसकी वजह से जो हमारा क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल पार्ट है, वो सेपरेट हुए हैं इसको लेके। ये प्लेट टेक्टोनिक की एक थ्योरी बताती है इस चीज़ के लिए। तो उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अगर आप देखते हैं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे साउथ अफ्रीका का आपने मैप अगर देखा हो तो इस तरीके से, तो ये जो पार्ट है हमारा इंडिया का, ऐसा लगता है कि ये वहाँ से डिस्कनेक्ट होके आया। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगता है कि ये इंडिया का पार्ट से कहीं जुड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया साउथ अफ्रीका से अलग हुआ है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से अलग हुआ है। तो इसका मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो मोशन है एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट मोशन है। और ये जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ी तो आगे देखते हैं तो हमारे पास यूरेशियन प्लेट होती है। तो यूरेशियन प्लेट का कॉलिजन होता है और इस तरीके से एक हिमालय का फॉर्मेशन। डॉक्टर परम कीर्तिराव गौतम ने हमें बताया कि उनकी स्टडी से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली कुछ हमारे पास इस टाइप की आपदाएं हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं या जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपदाएं इस टाइप की हैं कि जो नेचुरल आती हैं और उनका आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम देखें कि भूकंप एक ऐसी नेचुरल आपदा है जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, अभी कोई मुश्किल से ही एक आधा एग्जांपल ऐसा है जिसको प्रिडिक्ट कर पाए हैं, और उसको भी चूँकि प्रिडिक्शन वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके दूसरी बार वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। चाइना एक बार उसको प्रिडिक्ट किया था लेकिन उसके बाद वो रिपीट नहीं कर पाया इस टाइप का प्रिडिक्शन। तो इसका अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखते हैं, जो मेरा स्टडी है, जीपीएस बेसिकली बताता क्या है। जीपीएस का एक तरीके से हम किस टाइप का मोशन, लेट, लॉन्ग और हाइट, ये 3 पैरामीटर्स हमें मिलते हैं जीपीएस के थ्रू। सपोज अगर हम यहाँ पे अगर जीपीएस लगाते हैं कहीं पे भी सरफेस पे, तो उसका जो टेम्पोरल वेरिएशन है, उसके लेट, लॉन्ग, हाइट में किस तरीके से वेरिएशन मिल रही है, उस वेरिएशन के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि इंडियन प्लेट का मोशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है। अगर आप देखते हैं कि हमारे पास जो परमानेंट स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया, अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने भी लगाए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में लगाए हैं। अगर देखते हैं कि जैसे हैदराबाद में परमानेंट स्टेशन है, आईएससी बेंगलोर में परमानेंट स्टेशन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपने परमानेंट स्टेशन लगाए हैं। तो इस तरीके से इंडियन प्लेट का क्या मोशन है, वो मोशन हम स्टडी करते हैं, और उस मोशन के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हिमालय में किस तरीके का स्ट्रेन एक्यूमुलेट हो रहा है, किस तरीके से स्ट्रेन रिलीज हो रहा है। उसके बेसिस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर जोन में स्ट्रेन एक्यूमुलेशन ज़्यादा है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये एक सोशल एस्पेक्ट बन जाता है कि अगर हम इस टाइप के जोन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसी तरीके से सोसाइटी को ये गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप किस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या ये रहने के लिए कितना सुरक्षित है, कितना नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए सबसे अच्छी बात वर्ल्ड में ये है कि हिमालय जैसा टेक्टोनिक्स वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। और ये एक कहना चाहिए कि यंगेस्ट माउंटेन है उस टाइप का, जहाँ पे मतलब वर्ल्ड के मैक्सिमम रिसर्चर्स यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। और अगर हम इस एरिया में, जीपीएस के एरिया में अगर बात करें तो इंडिया एक अच्छे रेपुटेड प्लेस पे आता है। और इसमें अगर हमारा कंपटीशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में, जियोडेटिक फील्ड में,
तो आप कह सकते हैं कि चूँकि चाइना भी हिमालय के से ही आता है, तो चाइना हो गया, जापान हो गया, आपका अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं अपने फील्ड की बात करूं तो इंडस्ट्रियल बेसिस पे इसका बहुत ज़्यादा हमारा कोलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि जीपीएस एक ऐसा टूल है जिसको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ मान लिया अगर ओएनजीसी है तो ओएनजीसी उसको यूज़ करती, जैसे आपने थियोडोलाइट का नाम सुना होगा, तो वो अपना एक अलाइनमेंट के लिए यूज़ करती है। अगर आप पेमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, आप रोड बनाते हैं, तो वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा मतलब इंडस्ट्रियल बेसिस पर इसका बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें अदर इंस्टीट्यूशंस की या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट हैं, तो उनकी बात करते हैं, उनसे हमारा कोलैबोरेशन काफ़ी मतलब अच्छा है। अभी जैसे सर्वे ऑफ इंडिया एक बड़े उद्देश्य के लिए ये परमानेंट जीपीएस स्टेशंस लगा रही है। और अगर हम इंडिया लेवल पर बात करते हैं तो हमारे इस एरिया में एनजीआरआई हैदराबाद काम करता है, आईआईजी मुंबई काम करता है, सीमैक्स काम करता है, और कुछ लोगों ने एक एक दो दो स्टेशंस लगाए हैं, लेकिन इस एरिया में काम शुरू हुआ है। इस पॉडकास्ट में आगे हम जानेंगे डॉक्टर परम कीर्तिराव गौतम की अचीवमेंट्स के बारे में। अगर इसमें रिसर्च पेपर की मैं बात करूं तो चूँकि मैं 2007 में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, तब से अब तक मैं 26 पेपर्स लगभग पब्लिश किया हूं। और चूँकि मैं एक जीपीएस ग्रुप में काम करता हूं, सेस्मोलॉजी ग्रुप में काम करता हूं, तो ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है। और अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें काफ़ी अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश किए हैं। आप EPSL एक जर्नल है, बहुत अच्छा जर्नल है, जिसमें एनजीआरआई ग्रुप के साथ हमारा पब्लिकेशन है। और साइंटिफिक रिपोर्ट है, क्वार्टनरी इंटरनेशनल है, जो मतलब ये कहना चाहिए कि 2 to more than 5 इनका इम्पैक्ट फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा हम इसमें पब्लिश किए हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।